Hello students, here I am back with new topic uniform circular motion, last part of chapter first of physics class 10th ICSE board। तो आज लेक्चर 7 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये समझने वाले हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, कैसा फोर्स लगता है यहाँ पर, इन सब बातों के बारे में हम यहाँ समझने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट with the very first heading of this part, which is uniform circular motion। होती क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? देखिए स्टूडेंट, समझिए बात को। क्या होता है कि जैसे कोई बॉडी है और वो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ पर चल रही है। सपोज कीजिए इट इज अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज ओ। ओके, नाउ सपोज हियर इज अ बॉडी। ओके, द बॉडी इज एट पोजीशन पी। नाउ it is moving on this circular path. So if you have to find out the direction of motion, like if the body is moving like this anti-clockwise along this circular path, and suppose the radius of the circle or the circular path is r। सपोज कीजिए कि ये जो रेडियस है, रेडियस कितनी है? रेडियस है r, ठीक है। तो इस r रेडियस के पाथ पर जब बॉडी पॉइंट p पर थी, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन पता करने के लिए क्या करते हैं? याद रखिएगा, हमेशा किसी भी सर्कुलर पाथ में अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी पॉइंट पे पता करनी है तो आप क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो आपने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी एट पॉइंट पी। सपोज कीजिए इस टाइम इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 वेक्टर है। एज यू नो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू हैव रेड इन 9th स्टैंडर्ड। नाउ व्हेन इट रीचेज एट पॉइंट q, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दी इस डायरेक्शन में, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी इसलिए। तो ये बॉडी की जो डायरेक्शन यहाँ पर हो गई, डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो इस तरीके से शो हो गई, और यहाँ उसकी वेलोसिटी हो गई v2 वेक्टर। जब आप एक और पॉइंट पर आए r पर, तो r पर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए आपने टेंजेंट ड्रॉ की, और यहाँ उसकी वेलोसिटी सपोज कीजिए हो गई v3 वेक्टर। और फिर जब आप s पॉइंट पर आए, तो s पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए वेलोसिटी हो गई v4 वेक्टर, ठीक है। क्या हो गई? v4। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू v4, ये कॉन्सेप्ट हो, अब बड़ा टेढ़ा कॉन्सेप्ट हो गया ये, है ना, समझ में नहीं आया ये कॉन्सेप्ट हो। अब देखो इसमें और इनमें डिफरेंस क्या है। मतलब इफ यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन these terms and the terms shown here, then what is the difference? The difference is very simple students। ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर आपको दिखा रखे, इनके ऊपर एरो नहीं लगा ना, ये वेक्टर नहीं है। जबकि v1 v2 v3 और v4 जो आपको इस डायग्राम में दिखाए गए हैं, ये पॉइंट्स, ये क्या है? वेक्टर्स है ना। v1 भी वेक्टर है, v2 v3 और v4 ये क्या है? वेक्टर्स है। जबकि यहाँ ये वेक्टर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या होता है? स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो अगर मैं ये कहूं कि जो स्पीड है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, क्या है? स्पीड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, और बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर चल रही है, तो बॉडी की जो मोशन होती है उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When a particle or a body with a constant speed moves on a circular path, its motion is said to be uniform circular motion। क्लियर हुई बात? इस मोशन में क्या होगा, आप देख पा रहे हैं जैसा कि पार्टिकल जो होगा वो इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, इक्वल टाइम में ऑन द सर्कुलर पाथ, ठीक है। उस सर्कुलर पाथ पर, क्योंकि बी सेम है ना, अब डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ऑन टाइम।
तो अगर स्टूडेंट्स डिस्टेंस स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चलेगा। मतलब अगर पहले 2 सेकंड में पी से क्यू तक पहुंच गया, अगले 2 सेकंड में क्यू से आर तक पहुंच गया, नेक्स्ट 2 सेकंड्स में आर से एस तक, और नेक्स्ट 2 सेकंड्स में एस से पी तक। बात समझ में आ रही है आपको? सो दिस इज व्हाट दे मीन हियर कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। सो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म। इसलिए स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या है? यूनिफॉर्म है। लेकिन आप देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही थी। अगर आप देखिए पी पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ये थी, जब क्यू पर पहुंचे डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हो गई, आर पर पहुंचे डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हो गई, और एस पर पहुंचे डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हो गई। और ये तो हमने 4 पॉइंट लिए हैं एक्चुअली, तो आप और बहुत सारे पॉइंट्स भी बीच में आएंगे। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी? ये होगी। अगर इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी? ये होगी। इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगी। इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होगी। तो बेसिकली हर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्पीड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल चेंज होने की वजह से अब वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात? वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? इसलिए चेंज हो रही है स्टूडेंट्स क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, और यहाँ डायरेक्शन तो हर पॉइंट पर चेंज हो जाती है। आप हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो यू विल फाइंड दैट no two points on the circular path are such that the tangent at 2 points are in same direction। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन अलग होगी, और टेंजेंट ही तो शो कर रहा था डायरेक्शन ऑफ मोशन को, तो इसलिए मोशन की डायरेक्शन भी हर पॉइंट पर अलग अलग होगी ऑन ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन। तो इस केस में स्पीड तो कांस्टेंट है, एज आई हैव आल्सो डिस्कस्ड हियर कि स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है। अब वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक एक्सेलरेशन भी होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन। और ऐसी मोशन जिसमें वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है या डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली चेंज होती है, ऐसी मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। तो यहां से एक बात समझ में आई कि ऑल्दो द नेम इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट अगर ये आपको टाइप ऑफ मोशन में इसको डिस्कस करना है तो इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है? ऐसा नहीं कि नाम में यूनिफॉर्म लगाए तो वो यूनिफॉर्म ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बात समझ में आ रही है? ये बात उसने बताई है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सर्किल पर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन अगर आप देखें तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी कॉजेज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन वाली जो मोशन होती है उसको आप क्या कहते हो? नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ गई बात? सो यहाँ से बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। तो इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पॉइंट पर चेंज होती है, और इसलिए ये कैसी मोशन होती है? इट इज अ सर्कुलर मोशन। इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गई बात? तो at any point the direction of motion is along the tangent drawn at that point on the circular path। क्लियर है ये बात? यहाँ आपको ये भी समझाया गया है कि thus the velocity of particle in circular motion is variable, और circular motion is an accelerated motion through though the speed of particle is uniform। ठीक है? तो स्पीड सेम रहने वाली है, लेकिन डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होने वाली है। क्लियर है स्टूडेंट्स ये बात? इसमें आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज टू अंडरस्टैंड कि अब आगे क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन। यहां समझिए डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में सिंपल सा डिफरेंस है। देखो, लीनियर मोशन में अगर आप बात करो तो लीनियर मोशन में क्या होता है? अगर आप यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की बात कर रहे हो तो इसमें क्या होता है? इसमें भाई सिंपल सिंपल सी बातें होती है। पहला पॉइंट जो आपको समझना है कि जो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स सेम। यहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसी रहती है? सेम रहती है थ्रू आउट। तो स्ट्रेट लाइन पर चलता है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन
रिमेन्स सेम थ्रू आउट, यानी इस तरीके से चल रहा है तो ऐसे ही चलता रहेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, नो एक्सिलरेशन, इसमें कोई एक्सिलरेशन भी नहीं होता। क्लियर, यानी एक्सिलरेशन की वैल्यू जीरो होती है, या आप कह सकते हो कि वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। क्लियर है ये बात। अब यही बात अगर आप समझना चाहते हो किसके लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में क्या होता है समझते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में क्या होता है, जो डिफरेंस है वो क्या है, पहला पॉइंट ये है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन वेरीज एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है, जैसा कि अभी हमने समझा था। और दूसरा पॉइंट यहां पर है कि ये मोशन कैसी होती है, एक्सिलरेटेड, या फिर आप इसे कह सकते हो एक्सिलरेटेड, और दूसरा नाम क्या था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होती। यही बात आपको यहाँ एक्सप्लेन की है कि इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन द स्पीड एंड वेलोसिटी आर कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज जीरो, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज अनएक्सेलरेटेड, while uniform circular motion in velocity is variable, speed is uniform, so it is an accelerated motion। तो इसका मतलब सिंपल सी बात जो आपको समझनी है यहाँ पर कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देयर विल बी एन एक्सिलरेशन। क्लियर है स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव टू द next topic here। So next topic is centripetal and centrifugal force। समझते हैं ये टॉपिक क्या है। यस स्टूडेंट्स, तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है ये समझते हैं। देखो एक तो सबसे पहले एक न्यूटन ने एक बात बताई थी कि अगर कहीं भी एक्सीलरेशन है तो वहां पर कोई ना कोई फोर्स भी जरूर होगा। तो एक तो ये बात समझ लो यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, if a is not equal to zero तो it implies कि एम ए इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर एम ए जीरो नहीं है तो एम ए क्या होता था, फोर्स, तो इसका मतलब फोर्स भी जीरो नहीं होगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट इज अगर कहीं पर इफ एक्सिलरेशन एग्जिस्ट, फोर्स मस्ट एग्जिस्ट in the direction of acceleration, in the direction of acceleration। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पर भी आपके पास एक्सेलरेशन है तो उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स भी जरूर होगा, ऐसा न्यूटन ने समझाया था। F इज इक्वल टू एम। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि कोई पार्टिकल है P, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर चल रहा था, तो इस पॉइंट P पर उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने यहाँ पर ये शो किया हुआ है। सपोज करो यहाँ उसकी वेलोसिटी v1 वेक्टर है, ठीक है, तो ये उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, यानी वो जाना इस तरफ चाहता है ना, मतलब पार्टिकल को इस डायरेक्शन में, तो P से इस डायरेक्शन में, यानी यहाँ होना चाहिए था थोड़ी देर बाद, फिर यहाँ होना चाहिए था, फिर यहाँ होना चाहिए था, फिर यहाँ होना चाहिए था। दीज शुड हैव बीन द पोजीशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल विथ टाइम, है ना, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में जाना चाहता था। लेकिन असलियत में हुआ क्या, असलियत में हुआ ये कि ये पार्टिकल वहां ना होकर कहां पर है, सर्कुलर पाथ पे, यानी यहाँ पर। ये पार्टिकल कहां पर है, यहाँ पर। ये पार्टिकल कहां पर है, यहाँ पर। ये पार्टिकल कहां पर है, यहाँ पर।
तो कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो तो ये शो कर रही है कि पार्टिकल को जाना चाहिए था इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब ही क्या होता है, वो डायरेक्शन जिसमें पार्टिकल मूव करना चाहता है। लेकिन असलियत में पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। पार्टिकल इज नॉट रेडी टू लीव दिस सर्कुलर पाथ। वो इसी सर्कुलर पाथ से घूम रहा है। देखो, आप कितना भी आगे टाइम लेते जाओ, यू विल फाइंड द पार्टिकल ऑन दिस सर्कुलर पाथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ फोर्स विच इज पुलिंग द पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्किल की तरफ खींचने वाला कोई फोर्स है, और ये जो फोर्स सर्किल की तरफ खींचता है, इसी फोर्स का एक नाम होता है सेंट्रीपीटल फोर्स। ये जो फोर्स है, यहाँ पर मैंने मान लिया ये फोर्स एफ है, इस फोर्स का ही नाम है स्टूडेंट्स, क्या नाम है, सेंट्रीपीटल फोर्स। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फोर्स? सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल फोर्स। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? मतलब पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवाने के लिए उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। ठीक है, यही बात यहां पर बताई गई है। अगर आप देखो, द मोशन इन सर्कुलर पाथ is possible only under the influence of a force which is termed as centripetal force. At each point of the circular path, this force is directed towards the center of the circle. ठीक है, the direction of force is also of the direction of acceleration changes at every point of the path, but its magnitude remains the same. So acceleration is variable, hence the body is moving on a circular path. समझ में आ रही है बात? अ फोर्स इज नीडेड विच एक्ट्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर यह समझाने की कोशिश की गई है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक ऐसा फोर्स है जो कि बॉडी को सर्कुलर पाथ पर मूव करवाता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पर एक एक्सेलरेशन था। और एंड स्टूडेंट्स, ये बात यहाँ बताई नहीं है, बट ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन का नाम भी होता है। और नाम क्या होता है इस एक्सेलरेशन का, पता है आपको? इस एक्सेलरेशन का नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या नाम होता है इसका? इट्स नेम इज सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है बात? ये जिस एक्सेलरेशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप होता है, उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर अब आपको डेफिनेशन समझनी है तो आप क्या लिखेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये डायग्राम में ये सारे सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहाँ एक्ट करता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। डाउट आपको नहीं होगा। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि किसी भी बॉडी को सेंटर की सर्कुलर पाथ से मूव कराने के लिए हमेशा एक फोर्स नीडेड होता है, और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? उसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स है वो देखते हैं। देखिए एग्जांपल्स क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पर, जैसे कोई एटम होता है, ये एग्जाम्पल समझते हैं कि किस तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ फॉर विच द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड from the electrostatic force of attraction on the negatively charged electron by the positively charged nucleus। नहीं आई बात समझ में? कोई बात नहीं है, समझ में नहीं आई तो अभी समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक एटम है और इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस हो गया, और इस न्यूक्लियस में यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उसको छोड़ते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है।
और अब क्या है कि एटम में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे तो घूमेगा, सर्कुलर ऑर्बिट होती है उसकी। तो इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है, तो ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच में क्या लगता है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में लगता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉरी स्टूडेंट्स, क्या लगता है यहाँ पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की ऐसे ये फोर्स एफ लग रहा होगा। बस स्टूडेंट, यही फोर्स यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ गई। यही बात यहाँ समझाई है कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए जो फोर्स आ चाहिए, वो फोर्स कहाँ से आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहाँ से आता है, दो चार्जेस के बीच के फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वही फोर्स क्या दे देता है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे देता है। नेक्स्ट एग्जांपल, अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन elliptical path for which the gravitational force of attraction on the planet by sun provides necessary centripetal force। ऐसे ही देखिए, इलिप्टिकल पाथ क्या होता है, इलिप्स का मतलब होता है एक्चुअली डिस्ट्रॉयड सर्किल। डिस्ट्रॉयड सर्किल कैसे बनता है वो समझिए, ऐसे बनता है, ये होता है इलिप्स। ठीक है, तो आप सपोज करो कि यहाँ पर सन है, इट इज सन। ठीक है, और इस सन के चारों तरफ प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। सपोज करो ये अपनी अर्थ है। ठीक है, तो अब क्या है कि इस अर्थ को यहाँ रिवॉल्व कर रही है जब इस पाथ पर, तो यहाँ रिवॉल्व करने के लिए इसको भी तो कोई फोर्स चाहिए होगा। वो फोर्स इसके पास कहाँ से आएगा, वो फोर्स होता है कि सन और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, पढ़ा है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, अरे नाइन्थ क्लास में नहीं पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, वही वाला फोर्स। ठीक है, तो सन और अर्थ के बीच में क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन और अर्थ के बीच में है, ये क्या कर रहा है, ये अर्थ को रोटेट रिवॉल्व करने के लिए अराउंड द सन रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। तो यही वो फोर्स है जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। क्लियर। तो प्लैनेट्स को सन के अराउंड या सन सैटेलाइट्स को प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कराने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी होता है, वो कहाँ से आता है, उनके बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्या समझाया गया है, मून रिवॉल्व से अभी बता दिया आपको, प्लैनेट जो होते हैं, तो मून हमारा सैटेलाइट है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, और वही सेंट्रीपिटल फोर्स मून यूज करता है काय के लिए, टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। When a stone tied at the end of a string is whirled in a circular path, holding its other end in the hand, the tension of the string, देखो ये किया है तुम लोगों ने कभी, नहीं किया ना, अगर ये तो बचपना बेकार गया तुम्हारा। देखो जरा, ये सपोज करो सर्किल अच्छा नहीं बना, थोड़ा इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बना देते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ में ये सेंटर हो गया ओ। ठीक है, अब क्या हुआ कि आप यहाँ पर आपका हाथ है, ये धागा है स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में ये आपने एक स्टोन बांध लिया, और जी अब आप क्या कर रहे हो, इस स्टोन को ऐसे इस सर्कुलर पाथ में घुमाए जा रहे हो। नहीं किया ऐसा, नहीं किया तो आज ही कर लेना। बस ध्यान रखना आसपास कोई हो ना, पता चला किसी के तुमने मार दिया। हाँ, पता चला उस सर नहीं सिखाया था हमें सिर फोड़ना है, ना बेटा ना, सिर नहीं फोड़ना। तो ये जो धागा है ना, चलो समझो इस बात को, अब सिर, अरे बस सिर फोड़ने का छोड़ो, या धागा समझो। इस ये जो धागा है, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, टेंशन, खिंचाव जिसे हिंदी में कहते हैं। वो स्ट्रिंग टाइट हो जाती है ना जब आप घुमाते हो पत्थर, तो उसमें जो टेंशन डेवलप हो जाता है, वही टेंशन जो है जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। यही टेंशन रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे देता है। क्लियर। तो यही बात आपको यहाँ पर इस पॉइंट में
समझाई गई है। तो बेसिकली इन सारे पॉइंट से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए थी। एक्चुअली मैं इसके अलावा एक दो एडिशनल एग्जांपल्स और दे देता हूँ। जैसे कि जब आप किसी सर्कुलर टर्न पर मूव करते हैं, किसी भी टर्न पर जब आप घूमते हैं, साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, तो हम हमेशा उस टर्न की तरफ थोड़े से बेंड हो जाते हैं। तो ये जो बेंड जब हम होते हैं, तो इसीलिए होते हैं क्योंकि हमको उस टर्न पर घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कहाँ से मिल रहा होता है? हमारे वेट और वहां पर और बहुत सारे फोर्सेज हैं दैट यू विल स्टडी इन 11th स्टैंडर्ड। तो वो सारे फोर्सेज मिलकर क्या करते हैं? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे देते हैं। अब लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझने की क्या है, ये है वो आप अच्छे से समझिए कि इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कोई स्पेशल फोर्स नहीं है जो दुनिया में प्रकट होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरत पड़ने पर कोई भी फोर्स जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है, वो जरूरत पड़ने पर सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। जैसा हमने इन एग्जांपल्स में समझा, ये अट्रैक्शन फोर्स पहले से होता है दो चार्जेस के बीच में, यही जरूरत पड़ने पर क्या बन गया? ये बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे ही जब अर्थ और सन के बीच में या अर्थ और प्लेनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स पहले से होता है, जब जरूरत पड़ी तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। कहने का मतलब है कोई भी पहले से एग्जिस्टिंग फोर्स, प्री एग्जिस्टिंग फोर्स इन द नेचर कैन प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इफ द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग ऑन अ कर्व्ड और अ सर्कुलर पाथ। अगर बॉडी किसी कर्व्ड या स्पेसिफिकली सर्कुलर पाथ पर चलना शुरू कर दे, तो वहां पर जो पहले से जो फोर्सेस हैं वो उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देने लगते हैं। अब मान लो कि वो फोर्सेस रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे देते हैं, तो अच्छी बात है, वो बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलने लगेगी। और अगर वो सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए जितना फोर्स चाहिए उतना नहीं दे पाते, तो क्या हो जाता है? बॉडी उस सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं कर पाती। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे कहे कि भैया हमें तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जानना है, तो फॉर्मूला देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होता है। एफ इज इक्वल टू होता है, साफ सुथरी जगह पे बताऊंगा जरा, ठीक है? सेंट्रीपिटल फोर्स तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। अब फॉर्मूला और समझो इसका, है ना, कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हो। ऑल्दो ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो ज्यादा सीख लेना चाहिए ना। उतना उतना ज्यादा सीखने से कुछ परेशानी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होगी। सेंटीमीटर फोर्स का मामला है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर एम क्या होता है? एम इज मास, जो बॉडी है उसका मास होता है। वी की अगर हम बात करें तो वी क्या होता है? वी इज वेलोसिटी। क्या होती है वी? वी होती है वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है? समझ में आ गई बात? और आर क्या होती है? आर होती है रेडियस। क्या होती है? आर इज रेडियस। ओके, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। समझ में आ गई बात? तो ये आपका फॉर्मूला होता है। इसके और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो आप 11th में सीखोगे। तो सबसे आसान फॉर्मूला था जो आपको अभी के लिए बता दिया। और एफ तो आपको पता ही है, फोर्स है। कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं अब हम। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ये समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि ये एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ में एक इंसान है जो बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है? एक व्यक्ति है जो बाहर खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति है जो अंदर खड़ा होगा, ठीक है? तो पहले जो बाहर खड़ा है वो बना लेते हैं। ये एक इंसान है जो बाहर खड़ा है, ए मान लेते हैं इसे, ठीक है? और एक इंसान है, ये सपोज एक सर्कुलर टेबल है। ये क्या है? सर्कुलर टेबल है जो रोटेट कर रही है। कैसे रोटेट कर रही है? इस तरीके से, ठीक है? इसकी सरकमफरेंस पर कोई बॉडी रखी हुई है पी, और यहाँ पर एक और, ये सेंटर हो गया इसका ओ, और यहाँ पर एक और इंसान खड़ा है बी। अब जरा बात को बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पर क्या हो रहा है? बी को यहाँ नहीं खड़ा करते, नहीं तो फिर
डायग्राम में थोड़ा ज़्यादा गंदगी हो जाएगी, बी को यहाँ खड़ा कर लेते हैं। बी यहाँ खड़ा हुआ है और इस पी पॉइंट को देख रहा है, ठीक है, पी बॉडी जो थी उसको देख रहा है। तो अब ये जो बाहर वाला है, बाहर वाला इंसान है, इसके लिए ये जो पी है ये एक सर्कुलर पाथ पर ऐसे रोटेट करता रहेगा। लेकिन ये जो अंदर वाला इंसान है, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए पी हमेशा इसी पॉइंट पर रहने वाले है, यानी बॉडी पी जो थी, जो बी मैन था, जो पर्सन बी था, उसके लिए पोजीशन ऑफ पी फिक्स होगी। ठीक है, तो फॉर बी क्या होगी? पोजीशन पोजीशन ऑफ पी कैसी हो गई? फिक्स। और इसके लिए क्या हो गई? ए के लिए पी इज मूविंग कहां पर? ऑन सर्कुलर पाथ कंटिन्यूअसली। आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे? देख नहीं पाते हो एक तो आप लोग। समझो बात को सिंपल। ट्रेन में गए हो कभी? चलाई नहीं है मतलब, बैठे हो। तो अब देखो जरा, ट्रेन बस कहीं भी, तो अब सपोज करो कि एक इंसान प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, दूसरा ट्रेन के अंदर बैठा है, ट्रेन चल रही है, ठीक है, और दूसरा पहला इंसान ए जो था वो कहाँ था? प्लेटफॉर्म पे। ए मान लो प्लेटफॉर्म वाला है, बी ट्रेन वाला है। अब बी के सामने ट्रेन में एक और कोई बैठा हुआ है, पी बैठा है। हाँ मतलब कोई पी बैठा है बी के सामने। अब ट्रेन चलने लग गई, पी और बी अपनी जगह पर बैठे हैं, तो क्या बी को पी हिलता हुआ दिखाई, मतलब चलता हुआ दिखाई देगा अपनी जगह से? नहीं देगा, क्योंकि बी और पी दोनों सेम ट्रेन में ही है। अगर वो दोनों अपनी अपनी जगह पे फिक्स बैठे हैं तो नाइदर ऑफ देम विल मूव विद रेस्पेक्ट टू द अदर। लेकिन ए के लिए पूरी ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन में जितने लोग बैठे हैं सब चल रहे हैं। बात समझ में आई? इसी तरीके से ये एग्जाम्पल था। तो अब बेटा एक बात समझो, बी के लिए पी नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी के हिसाब से पी पर जो नेट फोर्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? होने नहीं चाहिए है? कुछ तो होगा, सोचो कितना होना चाहिए। क्योंकि बी के हिसाब से पी मूव ही नहीं कर रहा, तो बी के अकॉर्डिंग पी पर जो नेट फोर्स एफ होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हुआ? कि जितना फोर्स अब पी पर, एक फोर्स अंदर की तरफ लगता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो जितना फोर्स पी पर अंदर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स पी पर बाहर की तरफ भी लगना चाहिए। यही तो मतलब हो गया। अगर एफ फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो एफ डैश उतना ही फोर्स बाहर की तरफ लगना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा। क्योंकि एफ लगता है तो हमने समझ लिया था, बिना एफ के तो सर्कुलर मोशन होगी ही नहीं। तो एफ जितना है उतना ही एफ डैश होना चाहिए, यानी एफ इज इक्वल टू माइनस एफ डैश होना चाहिए। माइनस क्या शो कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन को। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए हो रहा है? क्या ये असलियत में लगता है एफ डैश? असलियत में लगता है? नहीं, असलियत में नहीं लगता भैया। असलियत में लगता तो ए को भी तो ये फोर्स दिखता, लेकिन ए को तो कंटिन्यूअसली पी मूव करता हुआ दिख रहा है सर्कुलर पाथ के, और इस सर्कुलर पाथ पर पी के मूव करने के लिए एक ही फोर्स जरूरी था, एफ, जो ए को दिख रहा है। लेकिन बी को एफ नहीं दिख रहा, बी को लग रहा है कि फोर्स जीरो होना चाहिए। तो ये कब जीरो होगा? वो टोटल फोर्स तब जीरो होगा जब एफ के अपोजिट एक और फोर्स एफ डैश है, जो सिर्फ बी को दिखता है और किसी को नहीं दिखता। तो सिर्फ बी को ही दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये एक बी का अपना इमेजिनरी फोर्स हो गया। क्या हुआ? बी का इमेजिनरी फोर्स। समझ में आ गई बात? तो एफ डैश जो एक इमेजिनरी फोर्स है, इस इमेजिनरी फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इस इमेजिनरी फोर्स को कहते हैं जो सिर्फ इस बी को दिखाई दे रहा है, बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहा। और बी कौन सी बॉडी है? जो कि उस सर्कुलर पाथ में बॉडी के साथ मूव कर रही है। मतलब सर्कुलर पाथ पर जो बॉडीज चल रही हैं उन्हें ये फोर्स लगता है, एक्सपीरियंस होता है, या फील करती हैं, या इमेजिन करती हैं, या एज्यूम करती हैं, लेकिन बाहर की किसी बॉडी को ये फोर्स का इफेक्ट नहीं दिखता। समझ में आ गई? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो क्या कहेंगे? अ फोर्स एज्यूम्ड बाय एन ऑब्जर्वर moving with the body to the to be acting on a body in a direction away from the center. Away from the center दिख रहा है? ये रहा सेंट्रीपिटल के अपोजिट, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आ गया? अगर आप कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा?
वैसे इसका भी फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है, लेकिन फॉर्मूले की अगर आप बात करेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा जो कि आपको बताया था मैंने। क्या बताया था? कुछ तो बताया था। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए वही फॉर्मूला रहने वाला है। कितना रहता है? एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यही फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल के लिए भी वैलिड है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है अभी। आगे ये कहता है द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is in direction opposite to the direction of centripetal force. Its magnitude is same as that of centripetal force, but centrifugal force is not a force of reaction. जबकि फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स एक एक्शन फोर्स था और उसके अपोजिट ये लग रहा है, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है बाबा? सिंपल सी बात, क्योंकि एक्शन रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। और यहां तो पॉइंट पी पे ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगा था, पॉइंट पी पे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया। तो रिएक्शन फोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि रिएक्शन एक्शन सेम बॉडी पे नहीं लगते और यहाँ तो सेम बॉडी पे लगे हैं। इट इज नॉट अ रियल फोर्स। जैसा तुम्हें बताया कि रियल होता तो क्या होता, सबको दिखता। ये सिर्फ किसी एक को ही दिख रहा है या कुछ सर्टेन को ही दिख रहा है, तो इट्स नॉट अ रियल फोर्स, इट इज अ फिक्टिशियस फोर्स। फिक्टिशियस माने जानते हो? झूठा, स्यूडो। कैसा फोर्स है ये? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक और नाम है, इसको कहते हैं स्यूडो। स्यूडो की स्पेलिंग होती है PSEUDO, स्यूडो फोर्स। समझ में आ रही है बात? इसको स्यूडो फोर्स भी कहा जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फिक्टिशियस, इमेजिनरी, एज्यूम्ड और स्यूडो फोर्स। ठीक है, ये सिर्फ उनको दिखाई देता है, वो ऑब्जर्वर जो कि बॉडी के साथ मूव कर रहे हैं सर्कुलर पाथ। क्लियर? अब ये एक एक्सपेरिमेंट में इस बात को एक्सप्लेन किया है। द एक्सपेरिमेंट इज सेम एज आई हैव डिस्कस्ड हियर। आप एक्सपेरिमेंट पढ़िएगा और फिर आपको अगर नहीं समझ में आता है, तो जो पॉइंट नहीं समझ में आए, जो लाइंस नहीं समझ में आए, आप उनको मुझे पूछ लीजिएगा। वैसे दिस एक्सपेरिमेंट इज सेम जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। बस द थिंग इज कि मैंने यहाँ राउंड टेबल, एक सर्कुलर टेबल बोला था, रोटेटिंग टेबल, उन्होंने यहाँ पर मैरीगोल्ड दिया है। ओके, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, सो ये पेज नंबर 17 में ऑल दे हैव डिस्कस्ड इज द सेम एक्सपेरिमेंट एज आई हैव डिस्कस्ड विद यू स्टूडेंट्स। सो आई थिंक हियर दिस थिंग एक्ट्स। कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, वो समझ लो कि कंक्लूजन क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज अ फिक्टिशियस फोर्स। द ओनली रियल फोर्स इन्वॉल्व हियर इज द फोर्स ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। बताया था ना, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वही रियल फोर्स है, क्योंकि वो सबको दिख रहा है। अ फोर्स विच रियली डज नॉट एग्जिस्ट बट is considered to describe or understand a certain motion is called fictitious force। अगर आपको fictitious force समझना है तो आप सिंपली याद रखें, वो फोर्स जो एक्चुअली होता नहीं है, सिर्फ किसी मोशन का डिस्क्रिप्शन देने के लिए अगर आप उस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो मोशन के अंदर, इट मीन्स इफ यू आर ऑब्जर्विंग अ सर्कुलर मोशन स्टैंडिंग इनसाइड द सर्कल, तो आपको क्या दिखता है? आपको सर्कल के साथ मूव करते हुए, वो बॉडी जो है उसके साथ मूव करते हुए बॉडी की पोजीशन फिक्स दिख रही है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको जिस फोर्स की जरूरत पड़ी थी, आपने उसको क्या कहा था? यू कॉल्ड इट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ गई बात? ऐसा फोर्स फिक्टिशियस है, हवा हवाई है, स्यूडो है, झूठा है, बिल्कुल झूठा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो हियर दिस चैप्टर एंड्स, आई थिंक थ्योरी इसकी एंड हुई। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इफ सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइजेस अगर अच्छे होंगे, जो कि हमने यहाँ चैप्टर में नहीं पढ़े हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं, देन वी विल डिस्कस देम। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन, नाउ enjoy yourself, take care properly, study hard, keep studying, keep asking questions. Thank you students.